दोस्तों, आज की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बंदूक या टैंक नहीं है, सबसे बड़ी ताकत डॉलर है। लेकिन सवाल ये है, आखिर डॉलर इतना ताकतवर कैसे बना? कहते हैं जो चीज हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उसका खात्मा किसी न किसी दिन सुनिश्चित होता है। आज ऐसे ही हाल यूएस गवर्नमेंट का होने लगा है, क्योंकि आज जो पावर यूएस डॉलर और यूएस होल्ड कर रहा है वो इससे पहले 5 कंट्रीज के पास थी, जो कि एक टाइम के बाद उनका कोलैप्स हो गया। तो आपको भी ये लगता है कि यूएस गवर्नमेंट की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि वो कभी भी कोलैप्स नहीं हो सकती? तो ध्यान से सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज यूएस इसी कगार पर है, पर कैसे? हिस्ट्री इस सब के बारे में क्या कहती है? इस पर जेपी मॉर्गन और गवर्नमेंट की क्या राय है? ऐसा होने के पीछे क्या क्या रीजंस है, जिसे सिम्पसन ने भी अपने प्रिडिक्शंस में बताया है। जल्द ही यूएस इकोनॉमी में क्रैश देखने को मिल सकता है, जिनके मोस्टली प्रिडिक्शन सही होते हैं। तो आइए इन डिटेल में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं फातिमा इनामदार आप सबका आज के इस अनसीन फैक्ट रिवील में स्वागत करती हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस और इंफॉर्मेशन पता चलेगी। आज तक अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो, तेल की खरीदी हो या देशों में कर्ज देना हो, तो सब कुछ डॉलर पर ही डिपेंडेंट है। जो अब तक हम कहते थे रुपया गिर रहा है, जिसे हम असल में डॉलर से तुलना कर रहे होते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि 1913 तक अमेरिका के पास कोई सेंट्रल बैंक भी नहीं था, लेकिन 1913 में फेडरल रिजर्व बना और यही से डॉलर की असली यात्रा शुरू हुई। इससे पहले दुनिया में बार्टर सिस्टम में चलता था, फिर सोने चांदी में सिक्के आए और उसके हिसाब से खरीदी बिक्री होने लगी। और उसके बाद 18-19वीं सदी में ब्रिटिश पाउंड से सबसे ताकतवर करेंसी बनी। थोड़ी हिस्ट्री के पन्ने अगर पलटकर हम देखें तो सबसे पहले जानते हैं कि 5 स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऐसी इकोनॉमी कौन सी थी जो ये पावर होल्ड करती थी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल रिजर्व करेंसी, जो पोर्तुगीज रियाल था, जो 1415 से लेकर 1513 तक इस दुनिया पर राज कर रही थी, जिसमें उस टाइम पर बिजनेस के लिए बहुत सारे समंदरी रास्ते उन्होंने ढूंढ लिए थे, जो यूरोप, अफ्रीका, एशिया और अमेरिका को कनेक्ट करते थे, जिसके कारण उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपांड कर लिया था। इसी वजह से उनका कैपिटल लेस्बियन दुनिया का सबसे बड़ा सेंट्रल हब बन गया था। ये गोल्ड और सिल्वर का ट्रेड किया करते थे। यही चीज उनके लिए आगे जाकर खतरा बन गई। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ओवर एक्सपेंशन की वजह से ये एम्पायर कोलैप्स हो गया, जिसके बाद ये पावर स्पेनिश सिल्वर के पास चली गई। ये पावर 1530 से लेकर 1640 तक उनके पास थी, क्योंकि स्पेनिश के लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर सिल्वर की माइनिंग ढूंढ ली थी, जिस वजह से उन्होंने अपने एम्पायर को वर्ल्ड वाइड एक्सपांड कर लिया था, जिसमें उनकी करेंसी पीस ऑफ 8 ये दूसरी ग्लोबल करेंसी रिजर्व बन गई थी। पर उस वक्त उनके जो रूरल थे, उन्होंने पूरे देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए, वॉर को फंड करने के लिए बाकी देशों से बहुत सारा लोन लिया था, जिस पर वो डिफॉल्ट कर गए। लोन डिफॉल्ट करना मतलब लोन लेने वाला पर्सन जब लोन वापस नहीं रिपे कर पाता, तो उस सिचुएशन को हम लोन डिफॉल्ट कहते हैं। और इसी वजह से ये एम्पायर भी कोलैप्स हो गया। अब इसके बाद ये पावर चली गई डच गिल्डर के पास, जो 1652 से लेकर 1720 तक इसके पास रही। यहाँ उन्होंने सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन किया, जिसमें उन्होंने दुनिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज और मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम बनाया, जिसके बाद वो दुनिया का 1/3 ट्रेड कंट्रोल करने लग गए। पर यहाँ भी ये कहानी में एक ट्विस्ट आया। फोर्थ एंग्लो डच वॉर के बाद उनका डेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसके वजह से उनकी इकोनॉमी भी कोलैप्स हो गई। इस सब खिंचातानी के बीच में ब्रिटेन और फ्रांस ने दोनों ने मिलकर बड़ी तेजी के साथ एक्सपांड करना शुरू कर दिया, जिसके कारण पहले 1720 से लेकर 1815 तक फ्रांस के हाथों में पावर आ गई। स्कॉटिश फाइनेंसर जॉन्स लॉ ने फ्रांस की पहली नेशनल बैंक बैंक्वेट सेंट्रल और पेपर करेंसी सिस्टम लॉन्च किया। साथ ही मिसिसिपी नाम की एक कंपनी भी ट्रेडिंग के लिए शुरू कर दी। पर तब तक करेंसी का एक्सपेंशन, प्रिंटिंग मतलब हाइपर इन्फ्लेशन होने की वजह से और नेपोलिज्म वॉर के बहुत समय तक चलने की वजह से, इस सब रीजन की वजह से इकोनॉमी भी कोलैप्स होते हुए देखने को मिली। और इस सब के बाद ब्रिटेन ने 1815 से 1944 तक पावर होल्ड किया और पूरी दुनिया को डोमिनेट किया। दुनिया का बैंकिंग, बिजनेस और सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, आगे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, उसी के साथ साथ गोल्ड, लीडरशिप, इस सब को ब्रिटेन ने पूरी दुनिया पर बड़े पैमाने पर होल्ड किया और इस एम्पायर को बनाया। पर यह इस कहानी में भी आगे चल के एक ट्विस्ट आया। वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ तब उसमें ब्रिटेन ने बहुत ज्यादा कर्ज में डूब गया। एक वक्त पर दुनिया को सबसे ज्यादा लोन देने वाला देश सीधे सीधे सबसे ज्यादा कर्जदार देश बन गया। पाउंड को वापस
पुराने हाई रेट्स के साथ डॉलर स्टैंडर्ड पर लाया गया, जिस वजह से एक्सपोर्ट महंगा हो गया। उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ना पड़ा और इसी वजह से द बिगेस्ट इकोनॉमिक मिस्टेक इन ब्रिटिश हिस्ट्री ऐसे भी उसे कहा जाने लगा। और इसी वॉर के समय अमेरिका हथियार बेचकर दुनिया का सबसे बड़ा लेंडर बन गया और इस सब के बाद 1944 में ये पावर आगे चल के यूएस और यूएस डॉलर के पास पहुंच गई, जो आज तक उनके हाथों में ही है, जिसमें अमेरिका के पास दुनिया का 50% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और 70% गोल्ड रिजर्व था। यही से डॉलर दुनिया पर बड़ी अपनी पकड़ बना चुका था। 1944 में ब्रिटेन वर्ल्ड एग्रीमेंट हुआ, जहां पर डॉलर को सोने से जोड़ दिया गया। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बने, जो पूरा सिस्टम डॉलर के इर्द गिर्द ही घूमना शुरू हो गया। 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हुए, लेकिन 1974 में अमेरिका ने तेल को डॉलर के साथ जोड़ दिया और यही से जन्म हुआ पेट्रो डॉलर सिस्टम का, जो आज भी बड़ी टेक कंपनीज, ग्लोबल बैंक सिस्टम और स्विफ्ट नेटवर्क सब जगह डॉलर ही हमें देखने को मिलता है। कई देश डॉलर से बाहर निकलना चाहते हैं, ब्रिक्स जैसी करेंसी लाना भी चाहते हैं, लेकिन फिलहाल डॉलर का कोई भी मजबूत विकल्प नहीं है। इसलिए आज भी दुनिया का करीबन 88% फॉरेक्स ट्रेड डॉलर में ही किया जाता है। पर जैसे बाकी कंट्रीज में डेब्ट बढ़ने के रीजन से उनका जो एम्पायर था, उनकी पावर चली गई और वो कोलैप्स होते हुए हमें देखने को मिला, वैसे ही अब हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करते हुए देखने मिल रही है, क्योंकि यूएस पर भी अभी 38.5 ट्रिलियन डॉलर का लोन हो गया है, जो भारत के जीडीपी के 4 गुना है। 1995 में जो लोन 4.9 ट्रिलियन डॉलर के जितना था, वो 2025 आते आते 38.5 ट्रिलियन डॉलर जितना बन गया, जो आने वाले कुछ सालों में 15 ट्रिलियन डॉलर तक जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही ट्रंप ने लाए गए नए टैरिफ के डिसीजन और लिए गए बड़े बड़े फैसलों की वजह से भी और बड़ा बदलाव हमें इसमें देखने को मिल सकता है और इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। इसी की अगर दूसरी साइड हम देखें तो जेपी मॉर्गन ने भी यूएस मार्केट को लेकर कई बड़ी चेतावनी दी है। यूएस में कुछ डिसीजन ऐसे लिए जा रहे हैं जो बिजनेस के लिए नए रूल्स लाए जा रहे हैं, उसका आगे यूएस पर बड़ा संकट आ सकता है, बड़े संकट के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ ही चर्चा में चल रही रिलीज की गई एप्स्टीन्स फाइल, जिसकी वजह से यूएस, वहां के मार्केट और लोगों में बहुत अफरा तफरी देखने को मिल रही है। साथ ही बिटकॉइन पिछले कुछ दिनों से फॉल में हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, अब ये सारी चीजें हिस्ट्री को रिपीट कर रही है और हिस्ट्री को समझकर हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में यूएस इकोनॉमी भी बाकी देशों की तरह कोलैप्स हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो दुनिया के बाकी देशों की इकोनॉमी भी क्रैश होते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि अमेरिका सिर्फ एक देश नहीं बल्कि ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम का एक केंद्र बिंदु माना जाता है। क्योंकि कोई भी बड़ा देश जब मार्केट में इस देश की निर्भरता पर है और वो देश इकोनॉमी डूब जाती है, तो बाकी देशों की हालत भी बिगड़ जाती है। इस सब हालातों को समझते हुए और बाकी देशों का मार्केट पर अब इसका क्या असर देखने को मिलेगा, एप्स्टीन्स फाइल की वजह से बड़े बड़े बिजनेस पर आगे आने वाले समय में क्या इंपैक्ट होगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में कौन सी ऐसी करेंसी है जो दुनिया पर राज करेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। पर तब तक आपको राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।